हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, कुछ टाइम पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जहाँ पे हम एनसीईआरटी, जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, उसको कवर कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर एंड ऑल्सो बुक बाय बुक। वेयर अंडर द सीरीज मैंने प्रॉमिस किया था कि स्टूडेंट्स को जिनको डर लगता है इकोनॉमिक्स से, जिनको इकोनॉमिक्स टेक्निकल की जगह टफ लगती है, ठीक है, तो उनको इस तरीके से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी सो दैट उसके बाद वो जब स्टैंडर्ड बुक या कहीं पे भी एडवांस कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करते हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स को समझना, करंट अफेयर्स से लिंक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जहाँ पे हम क्लास 10th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। शुरू के 2 चैप्टर, बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो आज 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इससे पहले की जो एनसीईआरटी विच इज़ 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को, आई मीन इस सीरीज़ में पहली बार जुड़ रहे, हो सकता है उन्होंने 9th की एनसीईआरटी नहीं देखी हो, तो उनको डेफिनेटली ये भी नहीं पता होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बस मैंने सुना है क्योंकि जब से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो सब जगह से आवाज़ आती है कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है पढ़नी, बेस बिल्ड हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी इतनी ज़रूरी क्यों है, और अगर एनसीईआरटी मैं पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ तो उससे मेरे आगे का जो सफ़र है इकोनॉमिक्स को कवर करने का, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हेवी वेटेड सब्जेक्ट एज फार एज योर प्रीलिम्स एंड मेंस इज कंसर्न्ड, तो वो क्यों, कैसे एनसीईआरटीज़ वहाँ पे मेरे को हेल्प करने वाली हैं उन सब्जेक्ट, उन क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था सो दैट ये आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाए कि एनसीईआरटी मुझे सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट नहीं पढ़नी है, मुझे उसको ढंग से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करना है सो दैट आगे जाके मतलब क्या, आगे जाके जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, चाहे वो रमेश सिंह हो, नितिन सिंघानिया हो, फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या मेरे साथ हो, वो बहुत इजी हो जाए। वहाँ पे आप स्ट्रगल ना कर रहे हो कि अरे जीडीपी का मतलब क्या होता है, पावर्टी का मतलब क्या समझाया था, और फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या समझाया था, और अब ये क्या कॉन्सेप्ट है। हम बेस यहाँ पे बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो बिल्डिंग है, पूरी बेस बिल्ड कर रहे हैं एनसीईआरटी में। बिल्डिंग तो डेफिनेटली आपके फाउंडेशन प्रोग्राम में, एडवांस कोर्स में बिल्ड होगी। तो जिनको डर लगता है तो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखना पड़ेगा कि लेट्स सी कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या वो डर जो है रिड्यूस होता है, एलिमिनेट होता है क्या हमारी लाइफ से। किसका डर? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का डर। चलो, अगेन जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं अपनी अप्रोच के बारे में बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, व्हेन आप ये सीरीज़ देखोगे तो सबसे पहले तो ये जो मेंटल ब्लॉकेज है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्या हमें पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें खोल के रखें, क्या हम खरीद लाएं, क्या मैम जब आप पढ़ा रहे हो तो मुझे नोट मेकिंग करनी है साथ में? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपसे, जो कि है आपका अटेंशन, एंड जो ये फियर और मेंटल ब्लॉकेज है वो एक बार साइड में रखो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सारी अटेंशन ऑन द स्क्रीन एंड विद द टाइम पासिंग बाय, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे डेली लाइफ से लिंक करके, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको, अपने आप आपको जो इकोनॉमिक्स है वो ईजी तो लगने लगेगी। एंड आई रियली विश एंड होप फॉर दैट कि मैं आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो जगा पाऊँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास 10th एनसीईआरटी। तो जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें 5 चैप्टर्स है। जब आप अपने आप से पढ़ के देखोगे, अभी आपको नहीं पढ़नी, अभी तो आपको सिर्फ वो सुनना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या होता है। आपका जो सेकंड चैप्टर है, इट टॉक्स अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमने याद हो तो जो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, चैप्टर 2 में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमने सकल विलास की स्टोरी पढ़ी थी। तब हम उनके पेरेंट्स, सकल और विलास के पेरेंट्स कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, तब हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स को, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सबसे पहले बार हमने उससे अपने आप को
एक्लेमेटाइज किया था, उनके बारे में समझा था, पढ़ा था. देन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 विच टॉक्स अबाउट मनी एंड क्रेडिट. तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी जब आप मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर के बारे में पढ़ोगे. उसमें आपको पता चलेगा कि बैंक्स जो हैं, हाउ डू दे अर्न मनी. देन कम्स द 4th चैप्टर विच टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन. तो ये ऐसा टर्म है जो डेफिनेटली हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे. और जब आप डीप डाइव करोगे ना एनसीईआरटी में, आपको लगेगा अरे 10th की एनसीईआरटी में इतना कुछ बता रखा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में. हमने जब 10th पढ़ी थी तो हमने तो इतना ध्यान दिया ही नहीं. दिस अ 5th चैप्टर ऑल्सो विच इज़ ऑन कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता है. तो क्या वो हम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ फर्स्ट नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. दूसरी बात, ये टॉपिक में से इट इज़ नॉट मेंशन अंडर यूपीएससी सिलेबस, जिसका मतलब इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमको ये चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बच्चों को बहुत बार जब वो एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो ये भी समझ नहीं आता कि हमें वर्ड बाय वर्ड, मतलब बुक बाय बुक तो पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर में हर चीज़ पढ़नी है. नहीं, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एज आई प्रॉमिस मैं कोई भी चीज़ अनकवर्ड नहीं छोड़ने वाली हूँ. हर चीज़ कवर कराई जाएगी जिससे आपको बेनिफिट हो, फ़ायदा हो प्रीलिम्स में, आपके मेंस में, आपके प्रीलिम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में. तो स्पेशली जो बच्चे 2027 में अपनी एग्ज़ाम साइकिल को देख रहे हैं, अपीयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्योंकि अगर अभी आपने ये मेहनत कर ली ना, अभी तो यू हैव टाइम, तो बहुत ज़्यादा आपको एक एज मिलेगा ओवर द अदर्स. जो 2026 में लिखना चाहते हैं, पेपर प्रीलिम्स में अपेयर होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं रिविजन चाहते हैं कि अच्छा एक बार कोई एनसीईआरटी पढ़ा दे, देन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. यू आर एट द राइट प्लेस. चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट. अब मैं आपसे पूछूंगी फिर से, क्योंकि ये रहेगा जब आप वीडियो देखोगे तो बार बार क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछती रहूँगी. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट मैम, डेवलपमेंट मैं चाहती हूँ कि अच्छी रोड्स हो, मे बी आप ये चाहोगे, मे बी अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो. कोई बोलेगा कि मेरे पास अच्छा घर हो, तो दैट इज़ हाउ आई विल से कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे आसपास क्राइम रेट कम हो जाए, करप्शन कम हो जाए. ठीक है, तो कहना ऐसे कि जो डेवलपमेंट एक शब्द है जो हम बहुत कॉमन, बहुत ऑफ्टन यूज़ करते हैं, राइट, इट कैन मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है ना, हो सकता है कोई एक विलेज में फार्मर हो, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब, विकास का मतलब, ग्रोथ का मतलब ये हो सकता है कि उसके गांव में इरिगेशन फैसिलिटी हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की सप्लाई 24 घंटे हो. एक कोई स्टूडेंट हो सकता है आपकी तरह, अगर आप थोड़े से भी रिमोट एरिया में रहते हो, तो आपके लिए मे बी डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि मैम अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ, जब इंटरनेट मेरे एरिया तक पहुंच जाएगा तो मैं उसको डेवलपमेंट बोलूँगी. हो सकता है आपकी सिस्टर हो कोई, ठीक है, और वो बोले कि जब मुझे इक्वल फ्रीडम मिले मेरे ब्रदर की तरह, ठीक है ना, जैसे यूजुअली हमने देखा है घर में ब्रदर्स आर अलाउड टू roam and hang out with the friends till late night, but the sisters are not allowed. Sisters क्या घर में फीमेल चाइल्ड को, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं भाई माहौल ख़राब है, और वो whatsoever reason is. तो फॉर अ सिस्टर डेवलपमेंट कुड बी कि हाँ भाई बाहर सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को मुझे भेजते हुए डर ना लगे, एंड आई कैन ऑल्सो हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स टिल लेट नाइट लाइक माई ब्रदर डू. तो वो भी डेवलपमेंट ही तो है. तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि जो डेवलपमेंट है, एक तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है कि व्हाट आई सी एज डेवलपमेंट, और एक डेवलपमेंट को हम नेशनल लेवल पे देखते हैं कि आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरी कंट्री में, ठीक है ना, हाई स्पीड ट्रेन्स हो. आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरी कंट्री में जो करप्शन है या क्राइम रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाए. तो डेवलपमेंट can exist at individual level, and obviously it exists at individual level and it exists at national level also. But at the same time, उससे भी important part जो मैंने सीखी, which is development means different things to different people, right? For some it could be something in monetary terms, for some it could be something which is non-material, like safe and sound environment, less crime rate, less of corruption.
गुड गवर्नेंस, मे बी इक्वालिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल और द अदर जेंडर। क्या इकोनॉमिक्स थी इसमें? नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये अगेन मुझे कहीं ना कहीं पता था, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं। आज एनसीईआरटी में हम इसके बारे में सोचेंगे भी, समझेंगे भी और सीखेंगे भी, राइट? चलो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लैंडलेस लेबर क्या बोलेगी? जो 9th से पढ़ते आ रहे थे, लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, मोर डेज ऑफ वर्क। अर्बन यूथ क्या बोलेगा? मुझे पहले जॉब मिल जाए एंड अच्छी जॉब मिले एज पर माई स्किल सेट एंड देन ग्रेजुअली आई गेट प्रमोटेड इन माई जॉब। रूरल वुमेन क्या बोलेगी? कि मेरे आसपास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हो, मेडिसिन कम रेट पे मुझे मिले सो दैट आई कैन ट्रीट माई सेल्फ स्पेशली व्हेन आई एम प्रेग्नेंट। प्रॉस्परस फार्मर बोलेगा, पहले ही वो प्रॉस्परस है, वो बोलेगा नहीं नहीं और ज़्यादा इनकम बढ़े। तो डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ऑल्सो एट द सेम टाइम डेवलपमेंट का एक और फीचर होता है विच इज़ डेवलपमेंट में बी डिस्ट्रक्टिव फॉर वन एंड इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव फॉर अदर पीपल। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लेते हैं कोई एक कंपनी, एक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम करे। तो कोई गवर्नमेंट है, कोई नहीं, अपनी गवर्नमेंट है, मान लीजिए वो कहीं पे डैम, बांध बनाना चाहती है। डैम समझते हो ना? डैम, बांध होता है पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट कह रही है हम एक एरिया है जहाँ पे डैम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के आसपास के जो डिवेलर्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे डैम आए। तो गवर्नमेंट तो क्या कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो। सो इट इज़ लुकिंग एट दिस एक्टिविटी कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। बट डैम को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा जो आसपास रहते थे नदी के किनारे, ठीक है ना? उनको बोलना पड़ेगा कि आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उन लोगों के नज़रिए से देखो तो क्या डैम का कंस्ट्रक्शन उनके लिए डेवलपमेंट है? नहीं। वो सबसे पहले ये देखेंगे क्योंकि ये डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मुझे अपने घर को छोड़ के कहीं और जाके घर बसाना पड़ेगा, तो इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर सम। तो एक ही एक्टिविटी जो कि डेवलपमेंट है किसी के लिए, इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर सम अदर पीपल और अदर पर्सन, राइट? हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनकम अच्छी आने लग जाए, ठीक है ना? तो ये तो डेफिनेटली वन आई सी डेवलपमेंट एज दिस कि आई गेट अ चांस टू अर्न बेटर और हायर इनकम इन माई लाइफ। तो इनकम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम के बिना हाउ वुड यू अफोर्ड बेटर एजुकेशन, मे बी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। बट क्या मैं बोल सकती हूँ कि इनकम काफ़ी है एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स? नो, आई कैन नॉट कंक्लूड दैट। इनकम इम्पॉर्टेंट है बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर फॉर डेवलपमेंट और इन डेवलपमेंट, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, बट मेरे कंट्री में या मेरे एरिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी उस पैसे का? बहुत चोरी चकारी है, बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग होती है। या एक जापान, अच्छा देखो बड़ी हैरानी होगी तुम्हें, हम जापान को हमेशा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। जापान एज अ कंट्री डेवलप्ड है, एडवांस मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सुपर पावर है, ठीक है ना। बट आप जापान में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जापान में अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है अमंग्स द मेल एंड द फीमेल। अभी भी वहाँ की फीमेल सीख करती है कि आई शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट टू माई मेल काउंटर पार्ट। तो क्या ये चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है? जापान तो हाई इनकम कंट्री है, डेवलप कंट्री है, हाई इनकम ब्रैकेट में आती है उसकी पर कैपिटा इनकम, मतलब अच्छी इनकम है वहाँ पे, एवरेज इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट क्या पैसों से हम इक्वालिटी खरीद सकते हैं? पैसों से क्या हम डिग्निटी या सेफ्टी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पैसों से हम क्राइम रेट कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैं ये तो मुझे समझ आए कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये तो हम सुनते आ ही रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ आज हमने दिमाग में क्लियर करी, वो क्या है कि पैसा जो है, अच्छा जो चीज़, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ हम
पैसों से नहीं नाप सकते, विच इज़ क्राइम रेट, विच इज़ डिग्निटी, विच इज़ इक्वालिटी। हम ये नहीं कह सकते कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। Anything which can be measured which cannot be measured in terms of money, we cannot say that it is not important, and everything which can be measured in terms of money is important. हम ये नहीं conclude कर सकते इससे. What can we conclude? कि yes, income is important, material things are important, but at the same time, non-material things which cannot be calculated in terms of money is also equally important. आई बात समझ? या फिर से दोहराऊं, जो चीज़ हम पैसों में नहीं नाप सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल तुच्छ है, इनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री. अब बात करते हैं कि कंट्री के डेवलपमेंट की. तो जैसे मैंने नेशन डेवलपमेंट की बात करी, जो एक एक्टिविटी किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, तो सेम एक्टिविटी दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. एट द सेम टाइम डेवलपमेंट की अप्रोच भी डिफरेंट हो सकती है. एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी हिस्ट्री से कनेक्ट करके बताती हूँ. फिर जब आप हिस्ट्री के लेक्चर्स कहीं पे पढ़ोगे ना, तब आप कहोगे अच्छा हाँ ये तो मैम ने ऑलरेडी बताया था. विच इज़ जब हमको अगेन इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है ना. तो अब हम सोच रहे थे कि भाई हमारे देश का विकास कैसा हो. मैंने पिछली क्लास में बताया था पार्ट 2 में कि उस टाइम जो मिनिस्टर्स थे वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स टर्न इनटू मिनिस्टर्स थे, इकोनॉमिस्ट थोड़ी थे उस टाइम. ठीक है, जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, धीरे धीरे विद टाइम उन्होंने सबने एक एक फ्रीडम फाइटर ने एक एक पोस्ट, एक एक पोर्टफोलियो ले लिया, एक एक मिनिस्ट्री ले ली कि आप ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के हेड बन जाइए, आई विल बी इन चार्ज ऑफ द प्लानिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. उनका जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था कि देश इस तरीके से बढ़ना चाहिए, वॉज वेरी मच डिफरेंट as compared to the economist and the industrialist of that time. जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम जो विकास करेंगे, देश का विकास तब होगा जब हर चीज़ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होगी. गवर्नमेंट ही हर चीज़ बनाएगी, जैसे कि स्कूल है, एजुकेशन है, एयरक्राफ्ट है, एवरीथिंग. जब गवर्नमेंट सब कुछ बनाएगी तभी देश का विकास होगा. लेकिन इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो ये कहते थे कि नहीं, अगर हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी तो धीरे धीरे इनएफिशिएंसीज क्रीप इन करेंगी. गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस प्रोवाइड करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी बना के देना. बिजनेस करना उनका काम नहीं है. लेट अस डू द बिजनेस, लेट अस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री. पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अगर हमने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में हर चीज़ छोड़ दी कि वो लोग बनाएंगे, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो हमारे डेली कंजम्पशन आइटम हो, तो अगेन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्री को डोमिनेट करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए. अभी अभी तो हमने मुश्किल से छुटकारा पाया है एक सुपर पावर का, जो हमें इतने साल हमारे ऊपर राज किया है. तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन वेयर द गवर्नमेंट विल बी प्लेइंग द की रोल एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत ही प्रेजेंट होगी, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल प्रेजेंस होगी. इंडस्ट्रियलिस्ट बोले कि नहीं, गवर्नमेंट आप बैठ के पीछे पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, बी अ फैसिलिटेटर टू अस एंड लेट अस टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है. अच्छा, सिंपल एक और एग्जाम्पल देती हूँ. तुम्हें पेपर क्लियर करना है, तुम्हें एंड गोल पता है कि मेरा ना पेपर क्लियर होना चाहिए, मेरे जो रैंक है वो आनी चाहिए, प्रॉब्ली जो भी आपको सर्विसेज चाहिए. बट वहाँ तक पहुँचने के तरीके तो बहुत सारे हैं. कुछ बच्चे ऑफलाइन जाके पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन जाके पढ़ेंगे, कुछ बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे. तो अप्रोचेस डिफरेंट हो सकती है गोल तक पहुँचने के लिए. क्लियर है बात? चलो अच्छा, फिर से मैं पूछ रही हूँ, क्या अभी तक हमने कुछ इकोनॉमिक्स वाली बात करी? आई डोंट थिंक सो, हमने कुछ अभी तक ऐसा करा. ये सारी बातें हमें आती है, बहुत बेसिक एनसीईआरटीज़ है ये, जो सिर्फ आपको छोटे छोटे टर्म्स, बातों बातों में हमने डेवलपमेंट के बारे में कितने सारे फीचर्स समझ लिए. डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट हाउ इट इज़ डिफरेंट कि नॉन मॉनेटरी थिंग्स से, विच आर अगेन इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंट्री. डेवलपमेंट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है, डेवलपमेंट करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है.
येस और नो? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर मुझे दो कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, हाउ डू आई डू दैट? हाउ कैन आई से दैट कि जापान इज़ मोर डेवलप्ड और इंडिया इज़ लेस डेवलप्ड और पाकिस्तान इज़ इवन लेस डेवलप्ड? तो आप कहोगे मैम ऐसा कर सकते हैं कि जिस कंट्री में ज़्यादा रोड्स हैं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप कंपेयर करोगे? जापान में 10 रोड हैं, इंडिया में 50 है, पाकिस्तान में 3 है। नॉट अ फेयर वे ऑफ कंपेयरिंग। अच्छा, जापान में 4 फ्रिज, 3 टीवी, 5 साइकिल, 10 इंजन, 500 मिसाइल बनती है। अगेन नॉट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कंपेयरिंग. इट विल नॉट प्रोवाइड यू फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन एट दी एंड. तो हम कंपेयर करें तो क्या करें? कैसे? सिंपल सी बात है, वी यूजली कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि पूरे देश की इनकम कितनी है. बट पूरे देश की इनकम देखने से क्या मैं ये बता सकती हूँ या ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपकी और मेरी इनकम जो है वो इक्वल होगी? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. मैं ये बोल रही हूँ कि क्लास में ना बच्चों के, इस क्लास में, इस स्टैंडर्ड में, इस सेक्शन में जो बच्चे हैं वो यूजुअली वो ओवरवेट है. ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ हर बच्चा ओवरवेट है? और अच्छा, ओवरवेट पे भी तो डिफरेंस होगा. कोई बच्चा 80 kgs का होगा तो कोई बच्चा 60 kgs का होगा. ज़रूरी थोड़ी है. अच्छा, इन दोनों में भी तो डिफरेंस है. 60 kgs इज़ डेफिनेटली बेटर देन, मतलब एक कोई ओवरवेट है और वो 60 kgs है, और एक कोई ओवरवेट है वो 80 kgs ओवरवेट है. डिफर आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना. दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट इक्वली नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि अगर कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करना है तो क्या करें? तो उसके लिए हमें इनकम इज़ द क्राइटेरिया. नेशनल इनकम एक वर्ड होता है जो आप एंड तक, बाय द टाइम यू डोंट क्लियर द इंटरव्यू, आप सुनते रहोगे. ठीक है जी, ओके. तो क्या मैं ओवरऑल इनकम देखने से ये बता सकती हूँ कि सबके बीच में ये जो इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? ऑब्वियसली नॉट. तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं नेशनल इनकम को टोटल, मतलब मेरी कंट्री की टोटल इनकम, फॉरगेट द वर्ड नेशनल इनकम, उसको डिवाइड कर देती हूँ बाय टोटल पॉपुलेशन. उससे क्या निकल के आता है? पर पर्सन इनकम, विच इज़ एवरेज इनकम. मैंने एक पिज़्ज़ा मंगाया और सबने खाया. अब आप कहोगे मेरे को तो एक स्लाइस मिला था, मेरे दोस्त ने 3 खा लिए, हमने तो पिज़्ज़ा मंगाया था. नहीं, हम बात करेंगे, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स, मुझे और अच्छी क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट आई विल से इज़ कि एक एक जना बताओ ये सारे दोस्त कि तुमने कितने. तो मैं बोलूँगी मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, एक ही स्लाइस मिला, मेरे दोस्त ने 3 खाए, एक ने 4 खा लिए. तो समझ आई? जब हम एवरेज आउट करेंगे कि एक पिज़्ज़ा आया 6 स्लाइसेस का, अब मैंने उनको 3 दोस्तों के बीच में डिवाइड कर दिया, अब बताओ कि पर पर्सन कितना पिज़्ज़ा स्लाइस मिला आपको. तो पता चला अच्छा 2 ही स्लाइसेस मिलते हैं. ठीक है, इसलिए जब मुझे कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना होता है तो रादर देन सीइंग एट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, व्हाट आई डू इज़ आई कैलकुलेट द एवरेज इनकम, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, जो कि वर्ल्ड बैंक भी यूज़ करता है टू कंपेयर बिटवीन द कंट्रीज़. वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर कोई कंट्री है जिसकी इनकम इज़ मोर देन $49,300 पर पर्सन, एक पर्सन की इनकम ऑन एन एवरेज इज़ मोर देन 49,000, दैट कंट्री इज़ कॉल्ड एज हाई इनकम कंट्री. अगर कोई कंट्री है जिसकी इनकम इज़ लेस देन $2,500 पर पर्सन, दिस इज़ ऑल इन टर्म्स ऑफ डॉलर. ठीक है, देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ लो इनकम कंट्री. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको मुझे फाइंड आउट करके बताना है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है और इंडिया कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. डज इट फॉल अंडर द हाई इनकम कैटेगरी, डज इट फॉल अंडर द मीडियम इनकम कैटेगरी, और डज इट फॉल अंडर द लो इनकम कैटेगरी. ठीक है जी, कहाँ करना है? क्लास ख़त्म होने के बाद गूगल करोगे या क्लास को बीच में पॉज करो और अभी फाइंड आउट करो. जब मैं आपको बोल रही हूँ नोट्स नहीं बनाने, छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ बोल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी. सारा डेटा एक बार में याद करने को नहीं पड़ेगा जब तुम आगे चीज़ें स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे. क्लियर? चलो अच्छा ठीक है. नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए किसी कंट्री में इनकम
ज़्यादा है, लेट्स से यूएसए की बात कर लेते हैं, या कोई, लेट्स नॉट कॉल फ्रॉम नेम, लेट्स से देयर इज़ ए कंट्री जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय इज़ $50,000. देन देयर इज़ बी कंट्री जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज से $30,000. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये कंट्री में इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ लाइक लिटरेसी रेट, फैसिलिटी नहीं मतलब यहाँ पे हेल्थ जो है, हेल्थ पैरामीटर्स भी अच्छे होंगे, यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे भी होंगे? तो अगर तुमने 9th वाला लेक्चर अटेंड, 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी ना मेरे से, तो तुम्हें ये स्ट्राइक करेगा कि वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था. कौन सा एग्जाम्पल देखा था हमने? कि पंजाब हरियाणा में इनकम ज़्यादा है लेकिन फिर भी केरला में लिटरेसी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि अगेन इनकम इज़ नॉट एवरीथिंग. इनकम अगर है, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि उस कंट्री में, उस एरिया में, उस स्टेट में एजुकेशन रेट या लिटरेसी रेट या इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा ही होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री और द स्टेट और एरिया जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है. इसका प्राइम एग्जाम्पल देखें, प्राइम एग्जाम्पल इज़ हरियाणा एंड केरला. हरियाणा की जो इनकम है वो केरला से ज़्यादा है, पर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इज़ समवेयर अराउंड 2.36 लाख. ये कब का नंबर बता रही हूँ? 2019 का बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है. तो मैंने क्या बोला? हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम इज़ 2.36 लाख और केरला का इट इज़ समवेयर अराउंड 2 लाख बोल लेते हैं इसको, 2.04 लाख, बट लेट्स कॉल इट एज 2 लाख. ठीक है. लेकिन जब आप हरियाणा, तो समझ आई हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन जब मैं हरियाणा और केरला के डिफरेंट मेट्रिक्स ऑफ डेवलपमेंट को कंपेयर करूँगी, लाइक इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, लाइक लिटरेसी रेट, तब आपको बहुत स्टार्क डिफरेंसेस पता चलेंगे कि केरला में इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा. लिटरेसी रेट इज़, हम तो कहते ही है कि केरला इज़ ऑलमोस्ट, वहाँ पे जो लिटरेसी रेट इज़ 100%. पिछले 9th वाली क्लास में मैंने पूछा था, ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है. बहुत कम बच्चों ने कमेंट किया. ज़रा जाके देखो, समझो और लिखो, ये क्लैरिटी ज़रूरी है तुम्हारे लिए. ठीक है. जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी केरला में बहुत अच्छा है. व्हाट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो? बेसिकली जितने भी बच्चे हैं आपके एरिया में जो 14 से 15 साल की उम्र के हैं, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. सो मान लेते हैं टोटल जो 14 से 15 साल के बच्चे मेरे एरिया में हैं, दे आर समवेयर अराउंड 1000. उसमें से मुझे पता चला कि 700 बच्चा जो है वो अटेंड कर रहा है स्कूल. तो व्हाट इज़ द नेट अटेंडेंस रेशियो? इट इज़ 70% इन दैट एरिया. ठीक है. तो मेरे को क्या समझ आई कि सिर्फ इनकम इज़ नॉट ओनली द बेसिस ऑन विच वी मेजर द डेवलपमेंट बिटवीन द कंट्रीज. वी नीड टू इवैल्यूएट, वी नीड टू लुक एट द अदर मेजर्स ऑल्सो. आर वी क्लियर? अच्छा, नाउ बिकॉज ये जो आइडिया है ये अराउंड द वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उन्हें समझ आया कि येस, वी कैन नॉट इवैल्यूएट अ कंट्री सोली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. वी नीड टू कंसिडर अदर फैक्टर्स ऑल्सो एंड देन रैंक द कंट्रीज. एंड दैट इज़ वेयर a report was published by an institution called as United Nations Development Program, UNDP, which is called as Human Development Report. अच्छा, 1 मिनट का पॉज लेना चाहूँगी स्टूडेंट्स यहाँ पे. स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जैसे फ्लो, जिस फ्लो में मैं पढ़ा रही हूँ उसी फ्लो में ये लिखी हुई है. तुम्हें यहाँ एनसीईआरटी पढ़ के हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा हाँ ईजी है ये तो पढ़ना, हम खुद ही पढ़ लेते अगर इतनी ईजी थी तो. ये तुम्हें ईजिली इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड करके उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया, सीक्वेंस में अरेंज किया, सो दैट तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए. अब ज़रा खुद एनसीईआरटी उठा के देखना 10th की, स्पेशली चैप्टर 1. और ये तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है एज एन व्हेन यू मूव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. एनसीईआरटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंग्वेज की तो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज ऑफ द फ्लो. कनेक्शन में, फ्लो में कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझाए हुए. इसलिए स्टॉप स्क्रैचिंग योर हेड्स इन रीडिंग एनसीईआरटी ऑन योर ओन.
मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़नी, पहले लेक्चर देखो, देन व्हेन यू विल अप्रोच द एनसीईआरटीज इट विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू. कमिंग बैक टू द टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. क्यों बात कर रहे थे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की? क्योंकि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात हो रही थी. तो देर आर इंस्टीट्यूशंस एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बोला yes we need to evaluate countries just not on the income, there need to be more metrics on which collectively we need to evaluate and rank the countries. The other metrics, अच्छा सो रिपोर्ट का नाम रखा गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले एजुकेशन लेवल, दूसरा इज़ हेल्थ, देन थर्ड इज़ पर कैपिटा इनकम. इन तीनों के बेसिस पे जब हम एक कंट्री को रैंक करते हैं, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इट बेसिकली रैंक्स एंड इवैल्यूएट्स 189 कंट्रीज़. और क्या लगता है इंडिया की रैंक कहाँ फॉल करती होगी इसमें? तो इंडिया अपने जो नेबरहुड्स हैं, चाइना का तो छोड़ ही दो, ठीक है ना, चाइना तो वे अहेड है. फॉर दैट मैटर श्रीलंका भी हमसे आगे है. क्यों? क्योंकि श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत बेटर है. पर कैपिटा इनकम समवेयर अराउंड $4,500. इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज़ $2,700. तो मैम आपने तो इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे बोल दिया. नहीं, ये जो रैंकिंग, ये जो नंबर्स हैं, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दोज 3 क्राइटेरियाज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पिलर्स हैं, विच इज़ एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, किस तरीके से और क्यों, ऐसा क्या है श्रीलंका में, इतनी छोटी सी कंट्री है कि वहाँ उस छोटी सी कंट्री होने के बावजूद वो हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे रैंक करती है? दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम इन वाया पब्लिक फैसिलिटीज़. देखो, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, ये तो हमें समझ आया. जैसे रिड्यूसिंग द करप्शन रेट, रिड्यूसिंग द क्राइम रेट, सेफ एनवायरनमेंट, we can say equality, dignity, faster resolution of court cases, ठीक है ना. दैट इज़ वेयर, इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव गुड्स. तो आप पैसों से कलेक्टिव गुड्स नहीं खरीद सकते, ठीक है. कलेक्टिव मतलब जो सब यूज़ कर रहे हैं. जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऑल थैंक्स टू जो अभी दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है, दैट वी आर स्मोकिंग, आई डू नॉट नो सो हाउ मेनी सिगरेट्स इन अ डे. इतना ज़्यादा क्रेजी पोल्यूशन है. आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रहते होंगे दिल्ली एनसीआर एरिया में, आपको पता होगा बखूबी. सो ये जो कलेक्टिव गुड्स हैं, दिस कैन नॉट बी परचेज वाया मनी. जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, ज़्यादा बात है तो आप घर में प्योरीफायर लगा लोगे, लेकिन बाहर जाओगे तो क्या करोगे? दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन. तो ये जो कलेक्टिव गुड्स प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी है is of the government. Why should the government provide these collective goods? Because it improves the quality of life. Kerala less income के साथ भी attendance ratio, education rate में, infant mortality में कैसे है? Because केरला की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके थ्रू फूड ग्रेन्स बांटे जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर कर रखी हैं, सो दैट एवरी वन कैन अफोर्ड इट, एवरी वन कैन एक्सेस इट, and it is available for everyone. तो मैम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल क्या है? देखो, कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, मान लो आज मैं हॉस्पिटल छोड़ो, मैं आज कोई भी बिजनेस खोलती हूँ, ठीक है. विल आई प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर फ्री? विल यू प्रोवाइड एज एन एंटरप्रेन्योर एवरीथिंग फॉर फ्री? आप तो कहाँ, जब खुद बिजनेस करने की बारी आती है तो आप वो सोचते हो हम कब शार्क टैंक तक पहुँचेंगे. क्यों? करो ना वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सस्टेनेबल ही नहीं है तो हम प्राइवेट कंपनीज को इतनी नेगेटिव लेंस से क्यों देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता. आप करोगे क्या? आप अपने आप से पूछ के देखो. जब तुम्हारे बिजनेस की बात आती है कि हम बिजनेस खोलेंगे तो हम इन्वेस्टर से इतनी फंडिंग लेंगे, हम ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाएंगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर प्राइवेट कंपनीज टू डू दैट? तो जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, उनका मेन रोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज तभी वो सस्टेन कर पाएंगे. रोल बोल लो, मोटिव बोल लो. तो ये जो कलेक्टिव गुड्स हैं, ठीक है ना, जो कि इक्वली ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी होती है, हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. मूविंग ऑन टू, अब जो ये हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है,
क्या डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करो कि अभी का देखो बाद का मत देखो। अभी ऐसा करो, पेड़ काट दो एंड क्योंकि जो लैंड है वो महंगा हो रहा है बॉम्बे बेल्ट में, दिल्ली एनसीआर एरिया में, पुणे बेल्ट में, सो लेट्स स्टार्ट कटिंग दी फॉरेस्ट और मे बी स्टार्ट रिड्यूसिंग और कन्वर्टिंग द एग्रीकल्चर लैंड इनटू द कमर्शियल लैंड एंड स्टार्ट बिल्डिंग प्रॉपर्टी ओवर इट। तो अभी के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद की बात करें तो खाना कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन जो रिप्लेनिशमेंट साइकिल चलती है वो कहाँ से आएगी? बिकॉज ऑल ऑफ दैट रोल इज प्लेड बाय एग्रीकल्चर लैंड, द फॉरेस्ट लैंड। तो आज से 10 साल बाद ऐसा थोड़ी है कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम भी तो जी रहे होगे, प्लस तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन भी होगी। तो उनके लिए खाना कहाँ से आएगा? उनके लिए फ्रेश एयर, प्लस देयर आर अदर रिसोर्सेज विच वी फेच फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसा थोड़ी है सिर्फ ऑक्सीजन आता है, so many other resources like timber, like rubber, we fetch from forest only। तो वो कहाँ से आएगा? तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी सस्टेनेबल। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम में इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगेन बीइंग कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि देर आर सर्टेन गोल्स which leads to sustainability of development and we need to be fixated on that। अब ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर से आज तुमने आज सुना, अब जब तुम इसको अगली बार सुनोगे कहीं पे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि व्हाट इज दिस, कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जैसे इक्वालिटी अमंग्स दी जेंडर्स, जैसे अचीविंग जीरो हंगर, जीरो माल न्यूट्रिशन around the world in the kids, in the children below the age of 5 years। So that is what is the concept of development। आया समझ? लगा कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नहीं, इकोनॉमिक्स थी ही नहीं। देखो स्टूडेंट्स, एक हार्डकोर इकोनॉमिक्स पढ़ने और इकोनॉमी को पढ़ने में देयर इज़ अ डिफरेंस। हमें हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है यूपीएससी के लिए। येस, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे हार्डकोर इकोनॉमिक्स चाहिए होगी, लेकिन मोर ओवर जनरल अवेयरनेस चाहिए हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। मेरे देश में दूसरे देशों में क्या चल रहा है वो समझना है हमको। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से। द नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगेन वही वाली बात, खुद से पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे जिस तरीके से मैं तुम्हें क्लास में बता रही हूँ। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सकल एंड विलास में, जहाँ पे हमने चैप्टर 2 क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि सकल के जो पेरेंट्स हैं वो एक एक्स एक्टिविटी में एंगेज्ड है, विलास के जो पेरेंट्स हैं दे आर एंगेज, शी इज़ एंगेज, जो उसकी मदर है शी इज़ एंगेज्ड इन सेलिंग फिशेज़। तो हमें पता चला था देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हो सकता है आपके पेरेंट्स कुछ में से डॉक्टर हो, कुछ इंजीनियर हो, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो हम सब लोग किसी ना किसी डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। यस, नाउ व्हाई डू आई नीड टू कैटेगराइज ऑल ऑफ दीज एक्टिविटी? मैम क्यों सोचना है इतना? ये सारी एक्सरसाइज हम कर ही क्यों रहे हैं? क्यों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ना पड़ रहा है? भाई जब तक मैं एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज नहीं करूँगी तो तुम मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो? अच्छा, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो जब तक हमने कुछ कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा, जब तक हमने कुछ डेटा कलेक्ट नहीं कर रखा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्प्लिट द एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। द 3 डिफरेंट सेक्टर्स आर प्राइमरी, देयर इज सेकेंडरी, देयर इज टर्शरी। देयर आर 2 मोर सेक्टर्स जो आपकी एनसीईआरटी में अभी मेंशन नहीं है, लेकिन वो आप बाद में पढ़ोगे, विच इज़ क्वाटनरी एंड क्विनरी। तो अब जब आपको ये आपके एडवांस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, भले आप मुझसे पढ़ो, ठीक है, या कहीं और से पढ़ो, तो आप उस टाइम स्ट्रगल नहीं कर रहे होगे एज कंपेयर टू योर अदर जो पीयर्स होंगे, काउंटर पार्ट्स होंगे, कि वो स्ट्रगल कर रहे होंगे जब प्राइमरी क्या, सेकेंडरी क्या, टर्शरी क्या, क्योंकि वहाँ तो टीचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी क्विनरी पढ़ा के फटाफट से इंट्रोड्यूस करके निकल लेगा। तो आपको क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑलरेडी सेट है दिमाग में, योर फोकस वुड बी लर्निंग ऑन जस्ट दीज न्यू टर्म्स, 2 न्यू टर्म्स,
rather than स्ट्रगलिंग की प्राइमरी में क्या बताया था, सेकेंडरी में क्या बताया था. तो होता है ये हमारे साथ. तभी तो मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट द प्रोसेस. एक बार विश्वास करके देखो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पे. ठीक है. अच्छा चलो आगे चलेंगे. तो 3 सेक्टर्स हैं. 3 सेक्टर्स में पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का मतलब वर्किंग विद नेचर. ऐसी एक्टिविटीज वेयर यू आर प्रोक्योरिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ डेयरी फार्म. तो मैं वहाँ पे मिल्च करती हूँ काउ से मिल्क एंड देन आई सेल इट इन द मार्केट. तो मैम व्हाट इज नेचर इन इट, वेयर इज द नेचुरल रिसोर्स? आई एम बीइंग डिपेंडेंट अपॉन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. आई कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क फ्रॉम सम अदर वे. हाँ, मार्केट में दे सिंथेटिक मिल्क यूरिया के थ्रू, उसकी बात नहीं कर रहे. बट अगर मैं डेयरी फार्मिंग कर रही हूँ तो आई एम बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कि काउ विल प्रोड्यूस अ मिल्क व्हेन शी इज़ अ लैक्टेटिंग मदर. मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ तो आई एम बीइंग डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, आई एम बीइंग डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर दीज बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ माई क्रॉप्स. माइंस जो होती हैं, माइनिंग द मिनरल, एक्सट्रैक्टिंग नहीं, माइनिंग द मिनरल. तो माइन क्या है? जो मिनरल्स है दे अकर नेचुरली इन द नेचर. सो प्राइमरी सेक्टर विच इज एंगेज डायरेक्टली विद द नेचर. इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. आप कहोगे मैम ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पे पढ़ने के बाद क्या हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ. जिन बच्चे, हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बताती हूँ साइकी. हम ना टफ के पीछे भागते हैं बट हमेशा प्रीलिम्स में ना देर आर लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑल्सो. वो इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं हम सोचते हैं अरे इतने बेसिक पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था. आई डू नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन विद माई स्टूडेंट्स. मैं चाहती हूँ कि NCERT में से हम मैक्सिमम जितना जूस निकाल सकते हैं ना हम निकालेंगे, नो मैटर वॉट इट टेक्स. ठीक है. चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे? प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे थे. बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में मोर और लेस majority activities are somewhere related to agriculture. That is why we also call this sector as agriculture plus related sector. Next sector क्या आएगा? जब मैं बोल रही होती हूँ ना तो अपने दिमाग में जब मैं टाइम देती हूँ सोचने का तो सोचने लग जाया करो. ठीक है ना. नेक्स्ट सेक्टर क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर आएगा. सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं हम? जो हमने चीज़ें प्रोक्योर करी थी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर उस पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस पर हम कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं एंड वी चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट थिंग दैट वी प्रोक्योर्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोक्योर्ड कॉटन सीड्स और कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर. इस कॉटन को मैंने क्लॉथ में कन्वर्ट किया. शुगर केन को मैंने शुगर में कन्वर्ट किया. उसके लिए मेरे को डेफिनेटली कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ी. which processing I need to adopt some processes which led to manufacture of sugar. ठीक है. सो सेकेंडरी सेक्टर में यूजुअली हम क्या करते हैं? मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर. सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है? इनपुट कौन सप्लाई करता है? इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर. और प्राइमरी सेक्टर का फ़ायदा क्या होता है कि द इंसेंटिव टू मेक गुड्स इज़ कि हाँ सेकेंडरी सेक्टर हमारा खड़ा है कस्टमर, वी कैन मेक मोर क्रॉप्स, मोर गुड्स फ्रॉम द नेचर एंड सेल इट टू द सेकेंडरी सेक्टर जो उसमें वैल्यू ऐड करेगा. शुगर केन से महंगा तो शुगर है ना मार्केट में. तो यहाँ पे जो हमने कुछ प्रोसेसिंग करी तो उससे वैल्यू एडिशन भी तो हुआ. इसलिए समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि सेकेंडरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट. जैसे मिल्क है, मिल्क को ड्राई करके मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर दो. सो विच इज़ मोर एक्सपेंसिव इन द मार्केट? इज इट द मिल्क और इज द मिल्क पाउडर? मिल्क पाउडर देखा ना होटल में छोटे छोटे सैशे पड़े होते हैं. तो वैल्यू एडिशन करोगे किसी चीज़ में तो ऑब्वियसली आई कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस इन द मार्केट ऑल्सो. येस और नो? ठीक है ना. एक ब्लैंक पेजेस बिक रहे हैं लेकिन उसको कंपाइल करके कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर एडिंग वैल्यू दे विल डिमांड अ प्रीमियम फॉर दैट. राइट. चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को फंक्शन करने के लिए हमें सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं. ठीक है ना. जैसे फार्मर ने क्रॉप्स उगाए, हार्वेस्ट किए, नाउ दैट हैज़ टू बी टेकन टू द मार्केट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. तो वो जो बीच में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी तो वो सर्विस वहाँ पे गुड्स नहीं क्रिएट हो रहे ना,
अ पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग दैट लॉजिस्टिक सर्विस, तो वो सर्विस है, वहाँ पे गुड्स का क्रिएशन नहीं हो रहा, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। कॉटन को फार्म से फैक्ट्री तक पहुँचाना है, अगेन आई नीड हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स। मुझे आपको पढ़ाना है, मैं क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अनदर सर्विस विच इज़ इंटरनेट एंड तो ऑब्वियसली टेलीकॉम सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को मैं यूज़ कर रही हूँ आप तक पहुँचने के लिए। तो टर्शरी सेक्टर क्या है, वो सर्विसेज, वो हेल्पिंग चीज़ें प्रोवाइड करता है। दीज आर द एक्टिविटीज़ विच हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू सस्टेन। आर वी क्लियर विद दिस? येस, आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, अब इन तीनों सेक्टर्स में क्या कोई लिंक बिठा सकते हैं? ऑब्वियसली मैम क्लियर लिंक है, हर सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इट कैन नॉट सस्टेन जब तक सर्विस सेक्टर ना हो और प्राइमरी सेक्टर ना हो। कॉटन जो प्राइमरी सेक्टर है वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको अगेन सर्विस सेक्टर की ज़रूरत होगी। भाई फार्मर को भी तो फ़ोन की ज़रूरत है, फार्मर को भी हो सकता है इंटरनेट की ज़रूरत है कुछ समझने सीखने के लिए यूट्यूब से। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, भाई सामान बन गया मैन्युफैक्चरिंग को के अच्छा, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से एक फैक्टर क्या था? पैसा, मनी, वर्किंग कैपिटल। वो कहाँ से आएगी? वो आएगी बैंकिंग सेक्टर से। तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है एंड दे वर्क एज अ टीम। अच्छा, अब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। मैम क्यों कंपेयर करना है? फिर से पता तो चले कि अगर इंडिया एज अ कंट्री है तो उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है। इज इट वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, इज इट वर्किंग इन द सेकेंडरी सेक्टर, और इज इट वर्किंग इन द टर्शरी सेक्टर? तो मैम कैसे करेंगे, कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, चलो एम्प्लॉयमेंट की बात भी बाद में करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कंपेयर करना है इन तीनों सेक्टर्स के बीच में, तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्या कंपेयर करना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि सर्विसेज में तो हम नाप ही नहीं सकते, कुछ प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा। अदरवाइज व्हाट वी कुड हैव डन इज़ कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है यहाँ पे 10 kgs राइस, फिर 5 kgs शुगर केन एंड देन 30 kgs ऑरेंजेस। इज़ इट पॉसिबल इस तरीके से डेटा को कंपाइल करना? हाउ विल आई डू इट? एंडलेस थिंग्स प्रोड्यूस हो रही है। चलो प्राइमरी सेक्टर में फिर भी हम लिमिट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर? एंडलेस थिंग्स, फ्रॉम अ हेयर पिन टू अ नीडल टू एयरप्लेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एंड सर्विसेज, देयर आर एन नंबर अमाउंट ऑफ सर्विसेज, चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, देयर इज एडवाइजरी सर्विसेज, अकाउंटेंसी सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, एंडलेस। व्हाट डू आई डू? हाउ डू आई डू? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये प्लस 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 करना पॉसिबल ही नहीं है, डेटा मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा चीज़ है। व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट वॉट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स, लेट्स से आई एम प्रोड्यूसिंग राइस, ठीक है ना, वॉट एवर हाउ मच एवर राइस आई हैव प्रोड्यूस्ड, उसको मैं उसकी मनी वैल्यू से इंटू कर दूंगी। सो लेट्स से आई हैव प्रोड्यूस 30 kgs राइस, उसकी वैल्यू इज लेट्स से 10 रुपीज़ पर kg, तो मैंने कितना वैल्यू क्रिएट किया? 300 रुपीज़। देयर इज अनदर फार्मर प्रोड्यूसिंग शुगर केन, सो लेट्स से 100 kgs ऑफ शुगर केन, एक का प्राइस इज 20 रुपीज़ पर kg, सो वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज़ हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको उसकी मनी वैल्यू से इंटू कर दो। सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको भी उसकी मनी वैल्यू से इंटू कर दो। बट यहाँ पे कैच है। वो कैच क्या है स्टूडेंट्स? हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं ना। व्हाट इज दिस फाइनल गुड्स? एग्जाम्पल, मैंने आइसक्रीम मैं आइसक्रीम प्रोड्यूसर, मतलब मैं आइसक्रीम बना के बेचती हूँ। तो आइसक्रीम बनाने के लिए आई वुड नीड मिल्क जिसकी वैल्यू इज़ लेट्स से 30 रुपीज़। आई वुड नीड शुगर जिसकी वैल्यू इज़ 20 रुपीज़। आई वुड नीड क्रीम ऑल्सो जिसकी वैल्यू इज़ 50 रुपीज़। ठीक है ना, तो टोटल हो गया 100 रुपीज़ की हो गई आइसक्रीम मेरी। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है
तो ये देखो जो मिल्क है ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, ये तो प्राइमरी सेक्टर में हुआ था। आइसक्रीम, शुगर एंड क्रीम हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में। अब अगर मुझे पता करना है कि टोटल मेरी कंट्री में लेट्स से एक आइसक्रीम ही प्रोड्यूस होती है और उसकी टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है मेरी कंट्री में, सो इफ़ आई डू दिस वे कि 30 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ विच इज़ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस हुआ था। फिर सेकेंडरी सेक्टर में पहले शुगर हुई प्रोड्यूस 20 रुपीज़ की, फिर 50 रुपीज़ की क्रीम एंड देन 100 रुपीज़ की आइसक्रीम। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज 100 + 50 विच इज़ 170 एंड 170 मतलब 200 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ मेरी कंट्री में। इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी भाई, सिंपल सी प्रॉब्लम, ये 100 रुपीज़ जो है इसमें ऑलरेडी इन तीनों की वैल्यू इंक्लूडेड थी ना, तभी तो हम इस 100 के फिगर तक पहुंचे थे। तो ये गुड्स क्या हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिनका यूज़ होता है इन प्रोड्यूसिंग सम फाइनल गुड, जो कि मैं उसको फिर कंज्यूम कर सकती हूँ। तो इस फाइनल गुड की वैल्यू में इन तीनों की वैल्यू इंक्लूडेड थी। तो व्हाट आई विल कैलकुलेट और कंसिडर इज only the final value of goods and services produced in my country. And when I add value of all the final goods, क्या word use कर रही हूँ, all the final goods plus services in my country in an year, फाइनल गुड्स की वैल्यू कैसे आई थी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल भी घबराना तो है ही नहीं है, वी हैव सारा का सारा टाइम हेयर। सो कैसे आई थी वैल्यू, प्राइमरी सेक्टर में जितने गुड्स बने लेट्स से पता चला 300 रुपीज़ के बने, फिर सेकेंडरी सेक्टर में बने लेट्स से 4000 रुपीज़ के, एंड टर्शरी सेक्टर में कितने अमाउंट की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई लेट्स से 10,000 रुपीज़ की। तो व्हाट इज़ the total, 10,000 plus 4,000 14,000, so 14,300 is what is being value produced by primary, secondary and tertiary added together. Now this 14,300 is what is my GDP. तो GDP क्या होती है, value of all the final goods and services produced in a country in the span of 1 year, produced in a country. तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम सारे सेक्टर्स में जितनी भी वैल्यू, जितने भी अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसको ऐड कर देंगे तो मेरी कंट्री का ये GDP आ जाएगा। और ये एक ऐसा टर्म है जिसको आप आई डू नॉट नो हाउ मेनी जिलियन टाइम्स अपने 12th की NCERT में एंड प्लस आपके फाउंडेशन प्रोग्राम में सुनने वाले हो। क्लियर? अच्छा चलो भाई आगे चलते। तो हमने ये देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो पहले ये 1973-74 का देखते हैं। तो आउट ऑफ लेट्स से दिस इज द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, 32% was coming from the agriculture, sorry 45% was coming from the agriculture sector, 23% was coming from the industrial sector. ये जो पाए है इसका 45% ऐसे मान लो, 23% ऐसे मान लो और ये 32%। ये कब की बात कर रही हूँ, 73-74 की, सम 30-40 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट 2013-14 में पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई। Now if this is a pie, the majority of that pie is coming from the tertiary or the service sector. ये क्या चमत्कार हुआ, ये क्या चेंज हुआ। तो मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया की GDP कितनी इंक्रीज हुई, मैं ये बात कर रही हूँ इफ दिस इज द पाई, उसमें कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 73-74 में मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता था, बिकॉज वहाँ 73-74 में ना इतनी इंडस्ट्रीज होती थी, ना सर्विस सेक्टर इतना डेवलप था। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड 2013-14 तक आते आते टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है हमारा कंट्रीब्यूट करने लग गया GDP को,
एंड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया. एग्रीकल्चर इज जस्ट नाउ कंट्रीब्यूटिंग 14%. इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहा, 23% पहले करता था, अब थोड़ा सा इंक्रीज होके 25. मेजर डिफरेंसेस कहाँ हैं? यहाँ आए, यहाँ पे, और एग्रीकल्चर और टर्शरी के बीच में आए. क्लियर? तो ये टर्शरी सेक्टर अचानक से इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या होता है, किसी भी कंट्री में जब कंट्री अपने नेशन स्टेट से उठ के इवॉल्व कर रही होती है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू स्टार्ट विद एवरी इकोनॉमी स्टार्ट्स विद द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर इज द प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल. प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बनेगा तभी तो सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्लरिश करेंगे. प्राइमरी में जो सरप्लस लेबर होती है, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी ना, अब उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कुछ कम लोगों से भी काम चल सकता है. दैट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर. एंड ऐसा भी तो होता है, लेट्स से खेती बाड़ी स्टार्ट करी, चलो बहुत लॉजिक से चलते हैं, एकदम डेली लाइफ एग्जाम्पल से चलते हैं. सो मान लो जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो सबसे पहले लोगों ने खेती बाड़ी स्टार्ट करी, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने का ना पैसा था, ना समझ थी, ना गवर्नमेंट से परमिशन थी, और सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर, ये तो हमें समझ ही नहीं थी. खेती बाड़ी स्टार्ट करी तो कुछ अच्छे जैसे पंजाब हरियाणा में प्रॉस्पेरिटी आई. क्यों? विद द अडॉप्शन ऑफ बेटर फार्मिंग मेथड्स. सो दे वर एबल टू प्रोड्यूस मोर, दे वर एबल टू सेल ऑल्सो. देन इनकम अच्छी जनरेट हुई, उसमें से कुछ उन्होंने सेव किया, कुछ वापस अपने लैंड पे इन्वेस्ट कर दिया, विच इज़ एग्रीकल्चर लैंड. अब जो सेव किया, फिर आगे वाली जनरेशन आई, उन्होंने बोली बापू हमने खेती बाड़ी नहीं करनी, तो उन्होंने बोला चलो तुमको छोटी मोटी कोई फैक्ट्री लगा देते हैं. अगर आप देखोगे लुधियाना के अराउंड, जो पंजाब बेल्ट में, वुलन का काम बहुत ज़्यादा होता है. वुलन जो सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो इसका काम करके देख लेते हैं. तो अब क्या हुआ, लेबर का माइग्रेशन होने लगा प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ. धीरे धीरे समझ आया कि प्राइमरी और सेकेंडरी को सस्टेन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज चाहिए. तो कुछ लोग टर्शरी सेक्टर में भी चले गए. सो ये ट्रैजेक्टरी हर इकोनॉमी में फॉलो होती है. प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर प्राइमरी सेक्टर से लेबर माइग्रेट करती है सेकेंडरी में, और वहाँ से फिर ट्रांजिशन होता है टर्शरी सेक्टर में. बट इंडिया के केस में क्या हुआ, प्राइमरी से मेजॉरिटी जो ट्रांजिशन हुआ डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में हुआ. अब ये क्यों हुआ, इसका जवाब मैं तुम्हें 11th की NCERT जब पढ़ाऊंगी तब दूंगी. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसा क्या हुआ कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे गए, लेकिन हम मेजर जंप मार गए सीधा टर्शरी पे. तभी तो आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मोर और लेस वहीं रहा, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है वो अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया. एंड सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट की भी जब हम बात करें, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अभी भी कहाँ पे है, लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है सबसे ज़्यादा? प्राइमरी सेक्टर. लेकिन वहाँ का वैल्यू एडिशन टू द GDP, तो ये जो GDP वाला पाए था, उसमें सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? ध्यान से सुनना, हम क्या बात कर रहे थे. अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो जस्ट रिलैक्स, फिर से वापस स्टार्ट करते हैं. जो GDP था, मतलब मेरी कंट्री में जितनी भी वैल्यू जनरेट हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जनरेट कहाँ हो रही है? टर्शरी सेक्टर में हो रही है. मैम ये तो मुझे पता है, ये तो क्लियर हो गया था. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स भी सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रही होंगी? क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जब वैल्यू ये ऐड कर रहा है, तो उतने लोगों को भी तो इसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा होगा, तभी तो ये वैल्यू ऐड कर पा रहा होगा. ऐसा नहीं है. इंडिया में टर्शरी सेक्टर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है. लेकिन अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जनरेट हो रही है, वो कहाँ हो रही है? प्राइमरी सेक्टर में हो रही है, द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर. क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि जब वैल्यू क्रिएशन प्राइमरी से सेकेंडरी एंड मेजरली प्राइमरी से टर्शरी शिफ्ट हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं प्राइमरी से टर्शरी शिफ्ट हुआ? सबसे पहले तो इंडिया में प्रॉब्लम स्किल गैप एंड लिटरेसी की है. टर्शरी सेक्टर में कहा जाता है, माना जाता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू ऑल्सो, कि वहाँ पे फंक्शन करने के लिए यू नीड अ स्किल सेट. खेती बाड़ी के लिए क्या स्किल सेट चाहिए? एज सच लिटरेसी नहीं चाहिए. आप कहोगे मैम आप तो डिमीन कर रहे हो हमारे फार्मर्स को. नहीं, आप लिटरल सेंस में मत जाओ. खेती बाड़ी करने के लिए आपके पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है.
लेकिन टर्शरी सेक्टर में एग्जिस्ट करने के लिए, टर्शरी सेक्टर को चलाने के लिए यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू बी स्किल्ड ऑल्सो। तो इंडिया में बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रही कि द यूथ वॉज नॉट एजुकेटेड, तो उनके पास माइग्रेशन का ऑप्शन ही नहीं आया कि वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके जॉब्स ढूंढे या टर्शरी सेक्टर में जाके जॉब ढूंढे, तो वो कहाँ पे फिक्सेटेड रहे, प्राइमरी सेक्टर में। एंड टर्शरी सेक्टर ने लिमिटेड, क्योंकि स्किल चाहिए था, स्किल वाले लोग ही आए, तो वो लिमिटेड स्किल से देवर के, हमने पढ़ा था ना वहाँ पे सकल के साथ 9th स्टैंडर्ड में, अगर आप स्किल्ड हो तो आप लिमिटेड टाइम में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो टर्शरी सेक्टर में भी वही हो रहा है। तो देखो, अब हुई इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। स्टोरी हमने सकल की पढ़ी थी 9th में, उसका लॉजिक कहाँ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि क्यों टर्शरी सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाया। क्यों? क्योंकि स्किल्ड लोगों को रखा, स्किल्ड लोगों को यूटिलाइज किया, लिमिटेड सेट ऑफ लोगों से ज़्यादा आउटपुट, प्रोडक्टिविटी जनरेट करी। तो ले दे के लोगों के पास ऑप्शन क्या था, गांव में है, खेती बाड़ी तो कर ही लेंगे। और उससे क्या प्रॉब्लम निकल के आई थी, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम निकल के आई, that more than required people are working on the agricultural land। उस वजह से क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कितना बड़ा आज हमने एक लेसन लर्न किया जो हमें इंडिया के बारे में पता ही नहीं था। एंड यू सी, जब तुम्हें ये छोटे छोटे नुआंसेस पता चलने लगेंगे ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस देखना। डू यू थिंक योर फ्रेंड हु इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वुड बी नोइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? क्या तुम जिस देश में रहते हो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल तुम्हें ये नुआंसेस पता होने चाहिए। इट प्रोवाइड्स यू कॉन्फिडेंस, इट प्रोवाइड्स यू अ वॉइस जो सब सुनेंगे, क्योंकि तुम इन्फॉर्म्ड चीज़ें, पढ़ी समझी हुई चीज़ें बता रहे हो कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर एड्स मोस्ट टू द वैल्यू क्रिएशन, बट अभी भी एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स क्रिएशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। आर वी क्लियर विद दिस? चलो आगे चलते हैं। सो वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, हमें समझ आया, इट स्टिल इन द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब जॉब्स क्रिएट करें तो करें कैसे? सबसे पहले हमने पढ़ा था, उसमें भी शॉर्ट टर्म मेजर्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी होते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, MG नरेगा। अच्छा, इसका भी तो अब नाम चेंज होने वाला है, इसके भी तो रूल्स ऑफ गेम चेंज होने वाले हैं, इसकी भी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं। ये कहाँ पता चलेंगे तुम्हें? उसके लिए तुमको मेरा वीकली सेशन अटेंड करना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस इकोनॉमी वीकली, तो मैं वीडियो लेक्चर के एंड में बताऊंगी। तो अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें? तो गवर्नमेंट शुड फर्स्ट मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट। लोन जो है सस्ता करना पड़ेगा। क्यों सस्ता करना पड़ेगा? क्योंकि फार्मर अगर अफोर्ड कर पाएगा तो वो एटलीस्ट अपने लिए तो सेल्फ सस्टेन कर पाएगा, अपने लिए बोरो करके वो कुछ फार्मिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएगा। हो सकता है कि अगर लोन चीपर रेट पे मिल रहा है, चीपर ब्याज पे मिल रहा है, लेस इंटरेस्ट रेट पे, तो हो सकता है हम में से भी कोई हिम्मत मार जाए कि चलो यार लोन लेके कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ स्टार्टअप। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से मैम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है? एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक जगह ना रेलवे स्टेशन बनाएंगे। तो देखो रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट क्या बना रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है? सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लेबर चाहिए, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए। फिर जब रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो वहाँ पे टिकट कलेक्टर, टिकट चेकर जो TT, ठीक है ना, हमको वहाँ पे स्टाफ भी रखना पड़ेगा टू मैनेज द रेलवे स्टेशन। प्लस एट द सेम टाइम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी? वहाँ पे शॉप्स क्रिएट होंगी जहाँ पे आपने देखा होगा खाने का सामान बिकता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर बिकती है। तो गवर्नमेंट ने तो क्या किया, सिर्फ एक रेलवे स्टेशन इंफ्रा क्रिएट किया, लेकिन उससे जॉब्स कितनी सारी क्रिएट हुई? कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी, जो स्टाफ चाहिए होगा टू मैनेज द रेलवे स्टेशन, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, सिग्नल देना, सिग्नल ब्लॉक करना, ठीक है ना। देन देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेटेड फॉर द कूली ऑल्सो।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ एंड कितनी रिपल इफेक्ट में जॉब्स क्रिएट हुई. अच्छा, आप देखोगे रेलवे स्टेशन के बाद बाहर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी तो जनरेट हो जाती है. कैसे? आप देख रहे होगे कोई समोसे कचौरी बेच रहा होगा, कोई पोहा बेच रहा होगा, कोई इडली डोसा बेच रहा होगा, कोई जूता साफ करने वाला बैठ जाएगा वहाँ के, क्योंकि पता है कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट आता है रेलवे स्टेशन एंड दे वुड प्रॉब्ली नीड दिस सर्विस. So that is how we create more employment. What is required? Promote local industries. How? By providing cheaper credit. Farm जो agriculture credit है वो provide करो. Potential sectors को explore गवर्नमेंट को करना चाहिए. जैसे tourism. आगरा जो है वो किस बेसिस पे चल रहा है? सारी होटल इंडस्ट्री क्यों कैसे डेवलप? जैसे ही टूरिज्म आप डेवलप करोगे, रोड्स की कनेक्टिविटी इंप्रूव करोगे, उसको एक टूरिस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाओगे, तो वहाँ पे अपने आप इन्वेस्टमेंट, कैसे होटल की चेन्स आने लग जाएगी, रेस्टोरेंट आने लग जाएंगे, दूसरी सर्विसेज वहाँ पे डेवलप होगी. क्यों? क्योंकि टूरिस्ट को चाहिए सर्विसेज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. क्यों? क्योंकि वो हाईली अगर स्किल्ड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, दे विल आइदर क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर देमसेल्व्स or probably create value of something which will be useful for the economy also. So that is how we create more employment. Now the last दो छोटी छोटी चीज़ें from this chapter, which is हमने अभी तक sectors को देखा था on the basis of activities. अब हम sectors को देखेंगे on the basis of how organized they are. So एक होता है organized, एक होता है unorganized. Now what is this organized and unorganized? Organized is something which is registered with the government, which has to follow the rules and protocols of the government, which has to define कि भाई यहाँ पे जो working hours हैं वो fixed होंगे, जॉब की सिक्योरिटी होगी. ऐसा नहीं है आज काम है कल काम नहीं देंगे. आपके पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप जो हैं उनमें पेरेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे कि 30 दिन उनके पास काम है, प्लस दे वुड बी ग्रांटेड विद सम बेनिफिट्स, लाइक दे वुड बी गेटिंग सम पेड लीव्स. संडे को काम नहीं करते लेकिन सैलरी तो 30 दिन की आती है. ऐसा थोड़ी है कि जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पगार मिलेगा. सो दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? इट इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. रूल्स नहीं फॉलो होते. जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपने गोलगप्पे बेचने वाला देखा है, जितने दिन का अपनी लॉरी लगाएगा, पैसे कलेक्ट होंगे, खाएगा. क्या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है? नहीं कर रही है. वेजेस जो है वो जो भी कमा रहा है, क्या वो रेगुलर है? ऑब्वियसली रेगुलर नहीं है. बट इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. कंपनी खोलने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में. देन व्हाट विल हैपन? यू विल गेट रेगुलर वेजेस. आपको पता है 30 दिन काम है. ऐसा नहीं है आज ज़्यादा सेल हो गई गोलगप्पे की तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, कल हुई नहीं क्योंकि ठंड पड़ गई. So that is what is unorganized sector, where the rules are not followed, their wages are not regular, employment secure नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं आज काम है कल काम नहीं है, जैसे हम जिसको casual labor बोलते हैं. And also at the same time no social security benefits. So हम sectors को किसके basis पे classify कर रहे थे? On the basis of employment conditions and on the enforcement of rules. And how do we organize? How do we divide organized and unorganized? अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम ऑर्गेनाइज? नो, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया. शॉकिंग, बट अच्छी बात है, आज समझ गए. अगेन समथिंग न्यू दैट वी लर्नड, विच इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, इज जस्ट दैट वी आर इम्प्रूविंग आवर जनरल अवेयरनेस, राइट? चलिए, अब मुझे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स का लेना देना नहीं है, डू आई नीड टू सपोर्ट इट? हु आई? गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट इट, ऑब्वियसली येस. क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो लोगों की वेजेस जो है वो रेगुलर नहीं आएगी. इफ़ द वेजेस आर नॉट रेगुलर, मतलब दे आर एट अ वेरी हायर रिस्क ऑफ पावर्टी. दे आर मोर वल्नरेबल टू पावर्टी बिकॉज दे डू नॉट नो इस महीने काम है, अगले महीने काम होगा कि नहीं होगा. जिस महीने काम नहीं होगा, हाउ विल आई फीड माई फैमिली? एंड व्हाट अबाउट दी वर्किंग कंडीशंस? वैसे तो कहते हैं 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई रूल्स का लेना देना नहीं है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मुझसे 12 घंटे काम कराया जा रहा है. अच्छा, एक क्वेश्चन फिर से, नहीं, फूड फॉर थॉट. आप अपनी जो आपके घर डोमेस्टिक मेड्स आती होंगी जो आपकी मदर को हेल्प करती होंगी, क्या आप उनको ग्रेचुटी, क्या उनको सिक लीव, वो सिक लीव खुद ले लेती है वो अलग बात है, वो छोड़ दो तुम,
आप अपनी इच्छा से प्रोवाइड करते हो कि आपका बस चले, आप उनको 30 के 30 दिन बुलाओ, राइट? सही बोल रही हूँ ना मैं? दैट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. आपकी सोसाइटी या आपके गली में घूमता हुआ वॉचमैन, आपके घर में रखा हुआ ड्राइवर, ऑल ऑफ देम fall under the unorganized workers category or unorganized sector. Do we need to secure them? Yes, we need to work for them. Government needs to make such rules so that they are not exploited. How does the government support them? By running schemes like MG Narega, by providing them low cost loans so that वो कच्चा घर छोड़ के पक्का घर बना सके. अब ये स्कीम्स, अब देखो हम स्कीम्स यूज़ करने लग गए वर्ड, धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं किस तरीके से तुमको करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करा दूंगी. तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये तो करंट अफेयर्स है ना. एनसीईआरटी तो पहले लिखी थी प्रधानमंत्री आवास, आवास मतलब जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट लो कॉस्ट लोन प्रोवाइड कर रही है सो दैट जिनके पास भी पक्का घर है वो उसको कच्चा घर है उसको पक्के घर में कन्वर्ट कर सके. दैट इज़ वाई वी नीड टू सपोर्ट देम. एंड लास्ट डिविजन इज this differentiation between or organization of sectors in the terms of ownership. Public sector मतलब owned by government. Majority control किसका होता है? Government का. Majority होने के लिए कितना होना चाहिए? More than 51%. Sorry, 51%, more than 51%. प्राइवेट, जहाँ पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, एंटिटी का रोल है, कंट्रोल है ऑफ मोर देन 51%. माई क्वेश्चन इज, क्या प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस गलत है? क्योंकि हम क्या देखते हैं प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ऑल थैंक्स टू द न्यूज़पेपर एंड द हेडलाइंस वो इस तरीके से दिखाती हैं प्राइवेट कंपनीज को कि भाई इन्होंने ही सारे देश का नुकसान कर रखा है या सारा जो पैसा है इन्होंने ही बटोर रखा है. नहीं, प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करेगी, जो कि इंडिया में कर रही थी एग्जिस्ट टिल 1991, तो देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन. इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन, हाउ विल यू क्रिएट न्यू थिंग्स? अगर तुम्हें पता चले तुम ही पेपर दे रहे हो तो तुमको सिर्फ पूरे इंडिया में एक बच्चा जो पेपर दे रहा है सिविल सर्विसेज का, जो भी तुम लिखोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. बट तुम्हें जैसे ही पता चलेगा दिस इज अ कॉम्पिटिशन, हो सकता है मुझसे बेटर परफॉर्म करे, उसको मुझसे ज़्यादा पता हो, देन यू विल फाइट फॉर दैट कि हाँ भाई आई नीड टू बी मोर अपडेटेड विद एवरीथिंग, क्योंकि क्या पता कहीं गवर्नमेंट इसको सिलेक्ट ना कर ले. जैसे इंडियन रेलवेज है, do we have any substitute of Indian Railways? Don't say कि मैम एयरवेज और बस. मैं कह रही हूँ रेलवे जो सर्विसेज है इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है? कोई प्राइवेट पार्टी प्लेयर प्रोवाइड करता है क्या? जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अब जैसी भी वो ट्रेन चलाएंगे, अच्छी बुरी, लो स्पीड हाई स्पीड, हमें ट्रेन से ट्रैवल करना है तो वी हैव टू रिसॉर्ट टू सर्विसेज ऑफ इंडियन रेलवेज. तो कंपटीशन लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ वेलफेयर मोटिव से नहीं हो सकती, क्योंकि वेलफेयर मोटिव से करनी पड़ेगी तो प्राइस जो है कम चार्ज करना पड़ेगा. प्राइस कम चार्ज करोगे तो कैसे पैसे बचेंगे? एंड हाउ विल वी इन्वेस्ट इन द बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन आवर कंट्री? हाउ विल वी क्रिएट बेटर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी? एफिशिएंसी, यही तो इंडिया को शुरू में 91 तक क्यों इंडिया पीछे रह गया? क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता था, इन एफिशिएंसीज क्रीप इन कर गई थी, कंपटीशन है नहीं, एक बार नौकरी लग गई तो पता है भाई अब सीधा यहाँ से रिटायरमेंट ही लेंगे. प्राइवेट सेक्टर में क्या है? हायर एंड फायर पॉलिसी. इफ़ यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ यू विल बी फायर्ड द वेरी नेक्स्ट डे. सो टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी, टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिशन, टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी, what is required? Existence of private sector, which India realized very late, but ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, we realized in 1991 and वो रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट किए थे. अब मान लो ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ना हो कि प्राइवेट सेक्टर होना इज़ वेरी हेल्दी फॉर अ नेशन टू प्रॉस्पर, तो तुम LPG को प्रॉबेबली एक नेगेटिव माइंडसेट से या न्यूज़ हेडलाइंस को नेगेटिव माइंडसेट से देखते, पढ़ते, समझते. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए, वहाँ पे बायस्ड ओपिनियन नहीं चाहिए. कहाँ पे? यूपीएससी में जब आंसर लिखोगे तुम्हारा बायसनेस नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए तुम्हारे आंसर शीट्स में. इंटरव्यू में तो यू कांट अफोर्ड टू रिफ्लेक्ट बायस्ड ओपिनियन. बैलेंस चाहिए, न्यूट्रल बात बताओ, सोल्यूशन ओरिएंटेड बताओ. नाउ
जो ये पब्लिक सेक्टर है विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, वाई डू दे स्पेंड ऑन पब्लिक दीज कलेक्टिव गुड्स? बिकॉज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम बनाना है, रोड्स बनानी है, बहुत पैसा चाहिए. प्लस यू कैन नॉट चार्ज फॉर यूजिंग द रोड. गवर्नमेंट आपसे रोड टैक्स थोड़ी ले रही है कि आपको रोड पे अपनी एक्टिवा चलानी है तो आप मुझे टैक्स दोगे. अब अगर कोई प्राइवेट पार्टी रोड्स बनाने का जिम्मा लेगी तो दे विल प्रॉब्ली चार्ज अ फीस फ्रॉम यू. ठीक है, और अगर फीस चार्ज करेगी तो सिर्फ रोड्स को वही यूज़ कर पाएंगे जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं. व्हाट अबाउट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे अ फीस? इसलिए गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन सच क्रिएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ लाइक क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, तो मैम क्या हो गया, जो अफोर्ड कर पाएंगे दे लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं यूज़ करेंगे, तो उससे इनइक्वालिटी और ही इंक्रीज होगी क्या? जो आगे है, जो अफोर्ड कर सकता है रोड की फीस देना यूज़ करने की, वो आगे निकल जाएगा. बाकी बच्चों को नदी को पार करके तैर करके स्कूल जाना पड़ेगा. इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी तो गरीबी भी तो बढ़ेगी. तो एनसीईआरटी क्या हेल्प कर रहा है हमें? धीरे धीरे कंसेप्ट्स को लिंक करना. फाउंडेशन प्रोग्राम में कोई टीचर वेट नहीं करता कि वो इतने इजी तरीके से तुम्हें लिंकेज स्टैब्लिश करना बताए. अगेन the another reason is to support economy, to help private sector prosper. Let's say कोई हिल स्टेशन ले लेते हैं which is not being explored. मान लीजिए गवर्नमेंट वहाँ पे ना कोई छोटा सा अपना होटल खोल देती है. गवर्नमेंट भी तो है होटल सेक्टर में, ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या होगा? टूरिज्म डेवलप होगा. टूरिज्म डेवलप होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तो फ्लो करेगी वहाँ पे. तो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना पड़ता है टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी सो दैट इट कैन बी अफोर्डेड, एक्सेस्ड एंड अवेलेबल टू ऑल. एंड नॉट जस्ट कि जो सिर्फ पैसा दे सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो ही एंटाइटल्ड हेल्थ सर्विसेज के. फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड रीजनल बैलेंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एरियाज जो हैं वो प्रॉस्पर कर जाएं और ये जो बेल्ट है वहाँ पे जो है अभी भी जो डेवलपमेंट है वो ना पहुँचे. सो फॉर रीजनल बैलेंस, फॉर सबका विकास होना चाहिए, जो कि उसके लिए गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन पब्लिक सेक्टर और कलेक्टिव गुड्स और दीज एक्टिविटीज़. नाउ इसके साथ हमारे चैप्टर 1 and 2 खत्म होते हैं. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. क्लास में मैंने बार बार इकोनॉमी वीकली का जिक्र किया था ना. व्हाट इज दिस इकोनॉमी वीकली? इकोनॉमी वीकली इज एज सिंपल एज मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, क्योंकि पूरे हफ्ते डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता. तो मैं वीकेंड पे क्या करती हूँ, जितने भी हफ्ते भर के करंट अफेयर्स होते हैं फॉर इकोनॉमी उसको मैं कवर कराती हूँ. दिस क्लास इज़ फ्री फॉर ऑल, यूट्यूब पे होती है, जिसका नोटिफिकेशन मैं अपने तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चैनल्स पे शेयर करती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू स्टे, इफ़ यू फील लाइक स्टेइंग इन टच विद मी, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी हर्डल ब्लॉकेज को डिस्कस करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी. सो आई विल मीट यू सून. आई होप जो फियर है वो आज की क्लास के बाद उसकी इंटेंसिटी और रिड्यूस होगी. आई विल मीट यू सून. आई विल सी यू सून the very next class where we will be covering the next 2 chapters of class 10th. Till then, keep studying. Do not make notes. How to make notes with respect to NCERT वो मैं आपको बताऊंगी. Just keep learning and keep removing that mental blockage and fear of economy. God bless you all.